मन बहू। श्रुति का व्यवहार अपनी सास के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो अपनी सास को सिर्फ घर पे बोझ ही समझती थी। इतना राशन लाना पड़ा इस महीने। पैसे आते हैं हाथ में और चले जाते हैं, और ऐसे में आपकी माँ के खर्चे अलग। ऐसा कितना खर्चा करवा देती है माँ, हैं? और वैसे भी तुम तो कमा नहीं रही हो ना। आखिर तुमने बोल ही दिया ना कि मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ। दिखा ही दी मुझे मेरी औकात। जताई ही दिया ना कि मैं किसी काम में नहीं आती हूँ। अरे तुम गलत समझ रही हो। मेरा कहने का मतलब था कि तुम हर बात का इल्जाम माँ पर मत लगाया करो ना। तभी बगल के कमरे से माँ आ जाती है। अरे बेटा, इतना तेज बोल के मत लड़ो, बाहर वाले सुन लेंगे। माँ जी, सुनने दीजिए उनको भी। उन्हें भी तो पता चले कि आपकी वजह से घर में पति पत्नियों के बीच में कैसी लड़ाइयाँ होती हैं। अरे बहू, मेरी वजह से? मैंने तो तुम दोनों को कभी ये नहीं दिखाया कि मेरे लिए लड़ो। माँ आप जाइए यहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ ना। लेकिन बात तो मेरी हो रही है ना, तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। बताओ बहू, क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे? अरे घर छोटा है, जगह कम है, यश की तनख्वाह भी तो लाखों में नहीं है। अब आपका एक्स्ट्रा खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है माँ जी। आप यश के छोटे भाई के यहाँ चले जाइए ना कुछ महीने। एक्स्ट्रा खर्चा? अरे माँ है मेरी, हमने किसी को पनाह थोड़ी ना दी है। एक्स्ट्रा खर्चा क्या होता है? जब हमको चाइनीज खाना होता है तो माँ के लिए भी सूप मंगवाना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा खर्चा है। घर की ईएमआई के साथ माँ की दवाई की भी चिंता करनी पड़ती है। ये भी एक्स्ट्रा खर्चा है। माँ को रोज कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। इसी डर से हम कार नहीं खरीद रहे कि हॉस्पिटल में पैसे लग गए तो कहाँ से आएंगे। और खाने पीने कपड़े इधर उधर के खर्चे तो जोड़ भी नहीं रही हूँ मैं। अरे ये सब तो मैंने यश के लिए भी किया है। मैंने तो ऐसे उंगलियों पे हिसाब नहीं रखा। लो, आपने भी जता दिया ना। अरे आप थोड़े दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? खर्चा भी बचेगा और घर में शांति भी रहेगी। यश श्रुति की ये बात सुन के गुस्से से आग बबूला हो जाता है। चुप हो जाओ श्रुति, बहुत हो गया तुम्हारा। मेरी माँ है वो, और उनका अधिकार इस घर पे हम दोनों से भी ज्यादा है। और खर्चे बचाने की इतनी ही पड़ी है तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? घर में शांति तो तुम्हारे जाने से भी हो सकती है। श्रुति ने ये नहीं सोचा था कि यश कभी उससे इतनी तेज आवाज में इस तरह से बात करेगा। अपनी सास के सामने यश ने उससे इतनी बेरुखी से बर्ताव किया कि श्रुति ने सोच लिया कि वो अब अपने मायके चली ही जाएगी। अगले दिन जब यश ऑफिस गया हुआ था, उस वक्त श्रुति वहां से मायके चली गई। माँ, कैसी हो? अरे बहू के राज में जी रही हूँ बेटा, अच्छी ही हूँ। तू बता, अचानक कैसे आ गई? अरे सास से खिटपिट हो गई। मैं थोड़ी देर वहाँ नहीं रहूंगी घर में तो अकल ठिकाने पे आ जाएगी उनकी। हाँ हाँ, जितना रुकना है रुको, आप ही का तो घर है। अरे भाभी कैसी हो? दिखी ही नहीं तब से। आपकी माँ के लिए दवाई खरीदनी थी तो लेने गई थी। माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे बेटा, बुढ़ापा है, बीमारी तो आनी ही है। अरे पर आप तो एकदम तंदुरुस्त रहती थी, आपको कैसे कुछ हो सकता है? आप खुश तो हो ना माँ? ये क्या बात हुई? खुशी तो रखते हैं, कोई रुलाते थोड़ी ना है आपकी माँ को। हाँ बेटा, खुश ही हूँ। माँ ये कहते हुए जरा भी खुश नहीं थी। थोड़े दिन श्रुति वहां रुकती है। एक दिन जब वो अपने भाई के साथ बाहर से कुछ सामान लेकर कार में आ रही होती है, तभी भाई पूछता है, कब जाने का प्लान है? अरे भैया, अभी तो आई हूँ। हाँ हाँ, वो तेरी भाभी पूछ रही थी कि कब जाने वाली हो। मतलब जाने से पहले बता दोगी तो अच्छा रहेगा।
हम तैयार रहेंगे। एकदम जाओगी तो बुरा लगेगा ना। हाँ भैया, बता दूंगी भैया। अच्छा, वैसे हुआ क्या था तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच? हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई थी भैया, वो तो सास की वजह से लड़ाई हुई, इसलिए आना पड़ा। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, रुकना। अरे तू घर में है तो शांति भी रहती है। क्या मतलब? अरे मत पूछ श्रुति, आए दिन माँ और तेरी भाभी में नोक झोंक चलती ही रहती है। तेरी भाभी का कहना है कि माँ का खर्चा बहुत होता जा रहा है घर में। अब माँ की क्या गलती है? बीमारी किसी से पूछ के थोड़ी ना आती है। तेरे सामने वो कुछ नहीं बोल रही है, तेरे जाते ही माँ को ताने मारने लगेगी। और आप कुछ नहीं बोलते? मैं बोलूंगा तो मायके चली जाएगी गुस्से में। श्रुति ये जवाब सुन के चुप हो जाती है। उसे एहसास होता है जैसे ये उसकी भाभी की नहीं, उसी की बात हो रही है। पर भैया, आपकी तो इतनी अच्छी जॉब है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भाभी को क्या दिक्कत है? अरे किसी को पालने के लिए मन में प्यार होना चाहिए श्रुति। जेब का पैसा भी जरूरी होता है, लेकिन नियत हो तो कम में भी खुश रहा जा सकता है। श्रुति उसके बाद कोई सवाल नहीं करती है और जाके सीधे अपने भाभी से कहती है, भाभी, आप माँ को अच्छे से नहीं रखती हो। भैया इतना कमाते हैं, फिर भी आप माँ को सिर्फ इसलिए ताने मारती हो क्योंकि उनकी बीमारी के कारण घर से पैसा जाता है। आपको मेरी माँ से लड़ना नहीं चाहिए भाभी। अच्छा, तुम इतनी समझदार हो तो अपनी सास से क्यों लड़के आई हो? श्रुति की आंखों के सामने वो सारे पल आ जाते हैं जब जब उसने अपनी सास को परेशान किया। वो उसी वक्त अपना सामान पैक करती है और जाने लगती है। अरे तू तो रुकने वाली थी ना श्रुति? जाना पड़ेगा, सासू माँ बीमार रहती है, उनका ध्यान रखूंगी माँ। अरे पर तू तो उनसे लड़के आई है ना। माँ, मैं ये सोच के आई थी कि मेरे बिना उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी पर मेरी ही अकल ठिकाने आ गई, और मैं अपनी सास का ध्यान रखूंगी तभी तो अपनी भाभी को ये बोल पाऊंगी कि वो भी अपनी सास का ध्यान रखा करे। श्रुति को कोई नहीं रोकता। वो वापस अपनी सास के पास चली जाती है। अब श्रुति और उसकी सास कम चीजों में ही ज्यादा खुशी के साथ रहने लगते हैं। अज्ञात लेखक। निकिता फिलोसॉफी में पीएचडी कर रही थी। उसे किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि वो किताबों और कहानियों में ही अपनी दुनिया ढूंढती थी। निकिता जब ग्रेजुएशन में थी तो उसने एक किताब पढ़ी थी, वर्ड्स नॉट सेड। तब से ही उसे उस राइटर से एक अटैचमेंट सी हो गई थी। उसने राइटर का नाम पता करने की बहुत कोशिश की पर कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन वो अपनी फ्रेंड से कहती है, कितने दिन हो गए, आज तक मैं उस राइटर के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकी। आज तक तो वहीं अटकी पड़ी है, किताबों की दुनिया को वहीं तक छोड़ दे बहन, कुछ नहीं रखा उसमें। फिर तो तुझे कुछ पता ही नहीं। उनकी हर ईयर एक बुक आती ही है जिसकी सिर्फ 20 कॉपीज ही बनती है और मैं सारी कॉपीज खरीद लेती हूँ। चल तुझे दिखाती हूँ। निकिता प्रिया को स्टोर रूम में लेकर जाती है। रूम बिल्कुल ठंडा। प्रिया को ऐसा महसूस होता है जैसे वो यहाँ पहले आ चुकी है। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मानो मुझे कोई अपनी ओर खींच रहा हो। कमरे में चारों तरफ गुफ अंधेरा। अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर निकिता फोन को चारों तरफ घुमाती है। हर तरफ बस उस अज्ञात राइटर की ही किताबें थी। सारी बुक्स को यहाँ छिपा कर रखती हूँ मैं, मेरे अलावा यहाँ कोई भी आता नहीं, इसीलिए इस बात की घर पर किसी को भनक तक नहीं है। ऐसा क्या होता है उनकी किताबों में कि तू इतनी दीवानी हो गई है उस राइटर की? निकिता वहीं अपने पास के सेफ से एक बुक उठाती है। उसकी धूल झटकती हुई उसका पहला पन्ना पढ़ना शुरू करती है। ठंडे बंद कमरे में टॉर्च की एक सीधी रोशनी के उजाले में वो दोनों मेरी लिखी किताबें पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेली को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। ओह, ओह! क्या हुआ प्रिया, तू चीखी क्यों? मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा हो निकिता।
रुक तो, मैं देखती हूँ। निकिता हर तरफ लाइट दिखाती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। देख तो, कहाँ कोई है यहाँ? छोड़, तू कहानी सुन। फिर उसे लगता है मानो एक भारी सा हाथ उसके सर को सहलाता है। क्या फालतू किताब है, बंद कर इसे, मैं घर जा रही हूँ। दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ यार, तू ऐसे अचानक बाहर क्यों आ गई? अरे कैसी किताब है यार प्रिया, तू जो कुछ भी पढ़ रही थी सब वैसा ही हो रहा था। अब समझ में आया तू खोई खोई से क्यों रहने लगी है। एक मिनट, क्या वो राइटर मुझे भी जानता है? मेरे बारे में और क्या क्या लिखा है उसमें? दे मुझे वो किताब दे, मैं घर जा रही हूँ, वहीं पढ़ूंगी। मुझे जानना है कि फिर मेरे साथ क्या होगा। निकिता के लाख मना करने के बाद भी प्रिया एक बुक लेकर चली जाती है और उसी दिन से उसका नंबर ऑफ आने लगता है। अगली सुबह निकिता को अपने घर के गेट पर ही वही बुक एक एनवलप में रैप्ड मिलता है। एक हफ्ते तक प्रिया की कोई खबर नहीं मिलती। निकिता किताब का पन्ना पलटा जहाँ प्रिया के गायब होने के बाद अब मैं नेक्स्ट पार्ट का वेट नहीं कर सकती। प्रिया मेरे कारण ही गुमशुदा हुई है, तो मैं क्या करूं? निकिता एनवलप में आए बुक को खोलती है जिसमें एक एड्रेस होता है, एक ऐसी जगह जिसका नाम गूगल पर भी मौजूद नहीं था। पर निकिता बस पकड़कर निकल जाती है। पालम खेत मंजिल ने राही को ढूंढ ही लिया। निकिता जैसे ही बस से उतरती है, बस गायब हो जाती है। लगता है ये बस मुझे यहाँ लाने के लिए ही आई थी। निकिता रोड से जंगल की ओर बढ़ती है। अंदर चलते हुए उसे एक खंडर दिखता है जिसके अंदर वो जाती है। अंदर उसे एक लड़का डायरी लिखते हुए दिखता है। अरे आ गई आप, आइए आइए। आप ही है वो राइटर? मुझे बताइए कहाँ है प्रिया? वहाँ देखो। निकिता देखती है कि दीवार पर प्रिया की तस्वीर लगी हुई है जिस पर हार चढ़ा हुआ है। प्रिया की फोटो के साथ वहाँ कई और लोगों की तस्वीरें भी थी। ये सब क्या है? मेरी कलम श्रापित है, मैं ना भी चाहूं तो भी ये चलेगी। जिस किसी का जिक्र ये करती है उसे मार कर ही दम लेती है। ये सिलसिला शुरू हुआ था जब मैं 16 साल का था। एक नदी के किनारे मुझे ये पेन मिली। मैं इसे अपने कबर्ड में रख कर भूल गया। फिर एक दिन अचानक कबर्ड से लाल रोशनी आई। मैंने उसे खोला तो पेन चमक रही थी और इसने लिखी मौत की दास्तां। मेरा सब कुछ इसने छीन लिया, सब कुछ। मैंने उसे खत्म करना चाहा पर नाकाम रहा। मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में रहने लगा, पर यह तब भी नहीं रुकी। तो इसे रोकेगा कौन? तुम नहीं मरी। बाकी जिस किसी का भी इसने जिक्र किया उसको इसने निगल लिया। तुमने मेरी सारी बुक्स पढ़ी, उसे संभाल के रखा, पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम ही वो मसीहा हो निकिता, मुझे बचा लो और इस खेल को रोक दो निकिता। निकिता पेन उठाती है। उसके पेन को पकड़ते ही एक औरत उड़ती हुई आती है और पीछे से उसे लिपट जाती है। उसके शरीर से खून बहे जा रहा था। खुले बाल, झुर्रियों से भरा उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। मेरी गोद में बैठो निकिता, आओ ना। नहीं, बहकना मत निकिता, यही है पेन की मालकिन। रूहें खाती है ये, इसकी बात मत सुनो निकिता। लिखो निकिता, फिर वो लड़की खुद को मार देती है। निकिता पेन उठाती है और लिखती है। करण उछलकर दूर गिर जाता है। आंधी तूफान चलने लग जाते हैं। दीवार पर टंगी सभी तस्वीर नीचे गिर जाती हैं। जिस चेयर पर बैठकर निकिता लिख रही थी वो उड़कर दीवार से टकरा जाती है। मैं जिंदा हूँ निकिता, तुमने ऐसा क्या लिखा था? और कालिंदी की आत्मा पेन के साथ ही खत्म हो गई। ये लिखकर मैंने पेन की नींव तोड़ दी थी। दोनों उस हवेली से बाहर आ जाते हैं और हवेली गायब हो जाती है।